जी सर। हमारा क्या है रूटीन थोड़ा जी सर, बहुत टाइट 6 बजे शेड्यूल। के बाद 6 बजे के बाद खाना पीना खाना रेस्ट करना ही रहता जी जी सर, सर सर सर। है। यहाँ गंगानगर में हाँ हाँ। ठंडी ठंडी काफ़ी है आजकल अभी। जी जी सर सर। चलिए जी सर। हमारी ख्याल से अभी कितने लोग आ गए हैं? अभी 9 आ गए सर। ज़्यादा तो नहीं, पर चलिए शुरू करिए, कोई बात नहीं। सर सर। जिनको जिनको इंटरेस्ट होगा वो बाद में आएंगे। जी जी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी के सर। लिए वेरी गुड इवनिंग। और आज जो मैंने सोचा हुआ है शुरुआत करने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी हैं ये जरूर पूछा जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री के लिए, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट की है। कम से कम आप लोगों को नाम तो याद रखना ही रखना। और चूंकि मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की स्कीम आनी ही चाहिए, और कम से कम एक एक लाइन उस स्कीम का महत्व क्या है। तो पहले हम चर्चा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो कम से कम आपको नाम आना चाहिए। पहली बात तो है LHDCP। आप लोग लिखते हैं कि ऑलरेडी मैटर आपके पास है? लिखते हैं सर। लिखते हैं, हाँ। एडवांटेज ये रहेगा कि आपको 1 घंटे के अंदर काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा, और नहीं आप कई दिन ढूंढते रहेंगे तो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? तो पहली इंपॉर्टेंट स्कीम है LHDCP। DCP आपको याद रहेगा प्रोटीन के लिए, और LH हार्मोन है। तो LHDCP का मतलब है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। LHDCP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी स्कीम, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे ख्याल से अरबों रुपए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, और इसके अलग अलग जो कंपोनेंट है, पहला तो है NADCP, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये मुख्य रूप से किस लिए है? FMD एंड ब्रुसेलोसिस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मॉर्बिडिटी तो कम होती है, मॉर्बिडिटी भी होती है तो सीरियस थी, पर मैक्सिमम मॉर्बिडिटी और मिल्क प्रोडक्शन जो कम हो जाता है मोस्टली बिकॉज ऑफ FMD। इसको इरेडिकेट करना है, कंट्रोल करना है। और ब्रुसेलोसिस सबसे इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में, इन दोनों डिसीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए आवंटित किया हुआ है, और इस डिसीज का इस प्रोग्राम को नाम दिया हुआ है NADCP, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा है CADCP, C फॉर क्रिटिकल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। DCP वही चलेगा। और इस प्रोग्राम में मैक्सिमम जो बजट का आवंटन होता है वो मेन पर्पज है PPI को कंट्रोल करना और स्वाइन फीवर को कंट्रोल करना। ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजेज जो है ये 2 प्रोग्राम के अंदर कवर हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा ESVHD मतलब एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टैंडर्डिंग, इसकी करना है वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। तो वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज को डिफरेंट स्टेट्स में स्ट्रेंथन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है, और उसका नाम दिया है एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। और चौथा, हर जगह आपको पता है, आपको याद भी होगा, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हर जगह हर स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। और उसका पर्पज क्या है? गांव-गांव में, घर-घर में एनिमल की केयर करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए डॉक्टर और पैरामेड अवेलेबल। और इसके लिए बहुत पुरानी स्कीम चल रही है। नेक्स्ट स्कीम जो है एस्टेट, असिस्टेंट टू स्टेट्स और कंट्रोल ऑफ एनिमल डिसीजेज। इसमें मैक्सिमम ट्रेनिंग जो मिलती है
गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसका नाम दिया था लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखिए LHDCP। इसके अंदर 6 कंपोनेंट दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, प्लीज रिवाइज कीजिए। ब्रीफ में कम से कम आपको नाम आना चाहिए और वो प्रोग्राम किसके लिए, बाकी तो आप आगे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2-3 प्रोग्राम्स और अच्छे हैं। एक तो हो गया एनिमल हस्बेंड्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बजट अलॉट कर रही है, कम पैसे में 3% इंटरेस्ट के अंदर काफी पैसा दे रही है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए गारंटी भी दे रही है। और किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, स्पेशली फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी प्रोडक्शन, मीट प्रोसेसिंग के लिए, फीड प्लांट लगाने के लिए, वैक्सीन यूनिट डेवलप करने के लिए, और इसी प्रकार दूसरी जो लाइव स्टॉक वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको सैंक्शन करने के लिए, मतलब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी फंड प्रोवाइड कर रही है। इनको कर रही है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आप भी बन सकते हैं, कोऑपरेटिव से उनको देती है, FPO फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन उनको देती है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रॉड स्कीम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। सभी ने सुना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और इसका मेन जो इंपॉर्टेंट काम है ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है। डिफरेंट स्टेट्स के लिए पैसा आवंटित करते हैं और मेन पर्पज है लाइव स्टॉक मिशन, कैसे मैक्सिमम दूध बढ़ाया जाए जिससे किसानों की इनकम भी बढ़े। इसका नाम दिया है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, पर मेन पर्पज है ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है और उसके लिए ब्रीड के अलावा फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। इन सब के लिए प्रोजेक्ट दी जाती है, फंडिंग होती है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से। और चौथा इंपॉर्टेंट ब्रॉड है NADCP, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो पहले बताया है। तो 4 बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको नाम कम से कम याद रखिए। और जो पहले हमने बताया था लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर 6 अलग अलग कंपोनेंट। अब इसके अलावा आपको और अधिक इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी प्रोजेक्ट चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम, चूंकि मध्य प्रदेश की पोस्ट है, मध्य प्रदेश का इंटरव्यू होगा, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जितनी प्रोजेक्ट है कम से कम नाम आना चाहिए। पहली तो है पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। और टोल फ्री नंबर क्या है इसके लिए? 1962। कई बार पूछ लेते हैं एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर साहब आपके यहाँ योजना चल रही है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की, इसका टोल फ्री नंबर है 1962। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट योजना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश गौ सेवक सरकार की प्रशिक्षण योजना। गौ सेवकों को 6 महीने की पशुपालन ट्रेनिंग से दी जाती है इसके संबंधित अंतर्गत महत्वपूर्ण और योजना। उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तीसरी जो परियोजना है, प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। तो दुधारू पशु को आवंटित किया जाता है जनरल कैटेगरी और SC/ST सबके लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया हुआ है। सब्सिडी कितनी है? 2 गाय के लिए 1,70,000, 2 भैंस के लिए 2,18,000। तो बड़ा अमाउंट है और इसका पर्पज ये है कि हमारे किसान भाई, स्पेशली मार्जिनल फार्मर्स, एनिमल परचेज करें और दूध का उत्पादन बढ़े। और भी विस्तार से इसके अलावा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, विद्यासागर जी के नाम पे है, इसका भी नाम याद रखिए। सब्सिडी इसमें कम है, जनरल कैटेगरी के लिए 25% है
इसके अंदर भी सब्सिडी मिल रही है एनिमल परचेज करने के लिए। छठवीं योजना है मुर्रा बुल सब्सिडी। मुर्रा बुल क्यों परचेज करना है? अच्छी क्वालिटी का बुल परचेज करना है और इम्प्रूवमेंट ऑफ बफेलो ब्रीड और ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसके लिए भी गवर्नमेंट की फंडिंग। सातवीं प्रोजेक्ट है गोट यूनिट स्कीम। गोट परचेज करने के लिए गवर्नमेंट की फंडिंग है और SC ST और दूसरे कैटेगरी के लिए अलग अलग अमाउंट। और इस सब के अलावा मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना और गौशाला एंड काउ सेक्टर सपोर्ट। आपको पता है आज की तारीख में गौशाला में काफ़ी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है गौशाला के सपोर्ट के लिए, पशुओं के सपोर्ट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको लग रहा था, इसके बारे में चर्चा की जाए। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट का नाम और उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, कम से कम एक दो वर्ड याद होना चाहिए। हमको लगता है निश्चित तौर पे इंटरव्यू में कोई भी होगा, स्पेशली चेयरमैन साहब जो बैठेंगे, उनका मकसद यही रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने के। अब कल का सब्जेक्ट आगे बचा हुआ है, शुरुआत करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सभी बड़ा है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं या कि अभी हम फिलहाल कितना कर पाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत बन रहे हैं, पर आपको ब्रीफ में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप रिप्लाई देने में अच्छे फील करेंगे। फार्माकोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठता है, अकॉर्डिंगली हमारे ख्याल से आपके चेयरमैन साहब तो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछेंगे और निश्चित तौर पे जैसे हमने बताया अभी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, मतलब जनरलाइज है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे तो मोस्टली जिस सब्जेक्ट का होता है थोड़ा उसमें क्वेश्चन अधिक बनता है और वो भी प्रयास करते हैं कि पूरा क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कवर करें। तो शुरुआत में तो आपसे बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफाइन कीजिए, इसके बारे में बताइए और फिर उसी में थोड़ा डीप पे जाए। तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपसे पहले छोटे क्वेश्चन ही रहेंगे, उनको आप सिली क्वेश्चन ही बोल सकते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यह मेरा क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स में क्या अंतर है? फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ये दो वर्ड है। अच्छा, आपने पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ा हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी के अंदर दवाई का क्या रोल होता है, मतलब रोल मीन्स सॉरी रोल तो नहीं बोलेंगे, बॉडी के अंदर दवाई का किस प्रकार उपयोग होता है। मतलब मेडिसिन आपने लिया, एनिमल को दिया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दिस इज ए पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। और डायनेमिक्स, दवाई मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या कर रही है, मेडिसिन एनिमल के बॉडी में क्या एक्शन कर रही है, दैट इज ए पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स में। मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन के ऊपर कार्रवाई होती है बॉडी की, मतलब एब्जॉर्ब कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मेटाबोलाइज कैसे हो रही है और एक्सक्रीट कैसे हो रही है। और डायनेमिक्स में वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में क्या कार्रवाई कर रही है। ये दो मेजर पॉइंट थे फार्माकोलॉजी के, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा दो टर्म आएंगे, हाफ लाइफ और LD50, दोनों अलग अलग हैं। हाफ लाइफ मतलब कितने समय में जो मेडिसिन ली गई उसका अमाउंट 50% हो जाएगा। हाफ लाइफ कितने घंटे में टोटल कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। और LD50 टॉक्सिक डोज का 50% कम हो गया, कितना अमाउंट हो गया, दैट इज LD50। ये छोटे क्वेश्चन रहेंगे पर हमारी ख्याल से निश्चित ही शुरुआत की जाती है चेक करने के लिए, पूछने के लिए बच्चे को आता है कि नहीं आता है। इसके अलावा दो वर्ड हैं, इनको प्लीज नोट करते जाइएगा, ड्रग डिपेंडेंट
डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन। ड्रग डिपेंडेंट मतलब जब बॉडी ड्रग के ऊपर डिपेंड हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, सीवियर डायबिटीज, तो ही इज इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन दी ड्रग, तो ड्रग डिपेंडेंस कंडीशन हो गई। और ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल पीने के बाद जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, ओपियम लेने के बाद जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, तो बॉडी की आवश्यकता तो नहीं है, क्रेविंग मान लीजिए, बॉडी क्रेविंग मान लीजिए, हैबिट मान लीजिए, दैट बिकम्स एडिक्शन कि हमको रोज शाम को लेना है, दैट इज ए पार्ट ऑफ एडिक्शन। तो दोनों में थोड़ा ये अंतर रहेगा, ध्यान रखिए। इसके अलावा मेडिसिन देने के बाद किस प्रकार कार्रवाई बॉडी को होती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। क्या एक्शन होने वाला है बॉडी के अंदर, कैसे एक्शन होता है, कौन से सिस्टम में इफेक्ट होता है। नॉर्मली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये हमको पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है और सब भूल भाल गए होंगे, इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या रोल है और सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या रोल है। तो जब कोई दवाई देंगे, मुझे लगता है सर टेक्निकली शायद लेफ्ट हो गए हैं किसी टाइप से, शायद रिज्वाइन करेंगे सर अभी। सर जी सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोगों के लिए साड़ी के साथ फुटवियर में क्या पहन सकते हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि वहाँ पे एक अच्छे सिटीजन बन के जाना है आपको। ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट थी हमारे कॉलेज में, कोई लाल पहन के आ रहा है, कोई पीला पहन के आ रहा है, तो क्रिटिसिज्म होता है। तो नॉर्मली इंटरव्यू में सोबर कपड़े पहनिए, ठंडी का टाइम है, कोई बात नहीं है, हमारी ख्याल से आपके पास कोट वगैरह होगी, ब्लेजर होगी, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। साड़ी के साथ चलेगा। सर मध्य प्रदेश है, हैं? फुटवियर में पूछ रही थी सर। आप क्या? बेली पहन लीजिए, बेली फुट। जो तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा हो पहन के जाइए। नहीं सर, वो फुटवियर में पूछ रही हैं, फुटवियर में क्या पहने। अच्छा फुटवियर भैया ज्यादा आवाज न करे, खट खट करती रहो वहाँ पे जब घुसो तो। हाँ है ना? हाँ जी जी। कई बार होता है अपन ने भी, जैसे जूता हमने आज पहना हुआ है, चलने में आवाज होती है, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं डेविएट हो गया था। दो चीजें हैं, एसिटिलकोलिन कब रिलीज होगा। अगर एसिटिलकोलिन रिलीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में असर करेगा, और जब एड्रेनलिन रिलीज होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में असर करेगा। ये केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। और एड्रेनलिन कब रिलीज होता है, स्ट्रेस कंडीशन, ये कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होगी तो एड्रेनलिन रिलीज होगा फ्रॉम एड्रेनलिन ग्लैंड, मेडुला की एरिया से, और उसका काम क्या है, स्ट्रेस पैदा करना। तो कोई भी कार्रवाई को बंद करेंगे इससे पैदा हो, और एसिटिलकोलिन, एड्रेनलिन दोनों का ध्यान रखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसिटिलकोलिन, ये हार्ट को काम करता है, शांति देता है, पर स्ट्रेस कंडीशन ऑलवेज स्ट्रेस क्रिएट करती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ती है। तो चलिए थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का अंतर क्या है। इसके अलावा
जितनी भी ड्रग होती है इंपॉर्टेंट, हम ज़्यादा तो आपको पढ़ने बैठोगे तो हमारे ख्याल से 2-4 दिन लग जाएगा ड्रग के बारे में। ड्रग का एक्शन कैसे होता है, मोस्टली एंटीबायोटिक जितनी आपकी हैं उनका रोल क्या है, हाउ दे वर्क, हाउ दे एक्ट ऑन द बैक्टीरिया। या तो बैक्टीरियासाइडल है या तो बैक्टीरिया स्टेटिक है। एंटीबायोटिक का रोल क्या है, कैसे काम कर रही है, या तो दे आर इंटरफेयरिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना। स्पेशली पेनिसिलिन ले लीजिए आप, मोस्ट कॉमन यूज, कंबायोटिक यूज करते होंगे। पेनिसिलिन का काम क्या है, इंटरफियर्स विद द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बन पाएगी तो उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और दूसरे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बहुत सारी उसके अंदर है, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, बहुत सारी है। इन दो का काम क्या है, इंटरफियर विद द प्रोटीन सिंथेसिस। जब बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बनेगी, बैक्टीरिया के प्रोटीन ही नहीं बनेगी, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मर जाएगी। तो पेनिसिलिन और ग्लाइकोसाइड्स, इनका जो मेन रोल है, दे आर बैक्टीरियासाइड। और टेट्रासाइक्लिन, इसके अंदर जो कि मोस्टली आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये बैक्टीरियासाइडल तो कम करती है, बैक्टीरियास्टेटिक का रोल अधिक है। इसीलिए कम से कम 5 एंटीबायोटिक देता है, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली बैक्टीरिया दे विल डाई। ये थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए जब पूछते हैं, आप डिटेल पढ़ना संभव नहीं है। ब्रॉड सेंस में all these antibiotics, well, either they are acting as bactericidal or they are acting bacteriostatic. सल्फोनामाइड तो आजकल हमारे ख्याल से नहीं, फिर भी अवेलेबल है, यूज होती है, दैट इज मोस्टली बैक्टीरियोस्टेटिक। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको रिपीट करवा रहा हूँ, याद होना चाहिए। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, विड्रॉल पीरियड क्या होता है, व्हाट इज विड्रॉल पीरियड। जब आप एनिमल को मेडिसिन दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, तो आता है विड्रॉल पीरियड। और मोस्टली कोई भी पूछ सकता है, डॉक्टर व्हाट इज विड्रॉल पीरियड। तो विड्रॉल पीरियड मीन्स मेडिसिन की लास्ट डोज देने के बाद कितने दिन बाद उसका प्रोडक्ट सेफ हो जाएगा फॉर द फीडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप 4 दिन 5 दिन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक दे विल बी सीक्रेटेड इन द मिल्क आल्सो। और अगर वो मिल्क कंज्यूम किया जाएगा तो ग्रेजुअली दैट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। अब हार्मफुल कैसे होता है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सबसे बड़ा कारण ये है एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट करने के लिए कि नोबडी, डॉक्टर साहब को भी अब कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ओनर को कोई चिंता नहीं है, वो चाहे एंटीबायोटिक कितनी भी लगाओ आप, जो भी दूध अवेलेबल है उसको बेचेगा। बेचेगा मीन्स इट इज कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो ग्रेजुअल इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। इसलिए विड्रॉल पीरियड लीगली इंपॉर्टेंट। विड्रॉल पीरियड जरूरी क्यों है, फूड क्वालिटी सेव करने के लिए, लीगलिटी से बचने के लिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग रेसिड्यूज आपको एनिमल प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, जो आपको बताया अभी। तो दैट्स व्हाई विड्रॉल पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली मोटे तौर पे याद रखिए, विड्रॉल पीरियड डेयरी एनिमल्स में नॉर्मली 3 to 5 डेज, मैक्सिमम 5 डेज कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, अगर 5 दिन का विड्रॉल पीरियड आपने अडॉप्ट कर लिया है, दिस इज वेरी गुड। अब वो 5 दिन में दूध कहाँ ले जाएंगे, तो क्वेश्चन आता है। इसलिए कोई उसको डिस्कार्ड नहीं करता है, वेस्ट नहीं करता है, मिक्स कर देता है। तो बेहतर
तरीका है, यू कैन यूज फॉर द फीडिंग ऑफ कॉफ फॉर अदर एनिमल्स. लीगली इट शुड नॉट बी यूज फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. द विड्रॉल पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक 3 to 5 days याद रहना चाहिए. और मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल में अबाउट 2 times 3 times इसका विड्रॉल पीरियड है. यहाँ पे हमने 3 से 5 दिन बताया है, वहाँ 10 दिन ले लीजिए, आप 15 दिन ले लीजिए. कारण क्या है कि मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल, सपोज कीजिए गोट ले लीजिए, सीप ले लीजिए, आप पोल्ट्री ले लीजिए, then antibiotic has been injected, it will remain in the body. Metabolism will be very gradual. So medicine will continue, residue will continue for longer period during metabolism. इसलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल में विड्रॉल पीरियड 3 to 5 days, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल में 10 to 15 days. ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा. सर एक क्वेश्चन था. हाँ, सर जैसे अपन लोग विड्रॉल पीरियड में जो दूध निकल रहा है वो अपन काफ को दे रहे हैं, तो सर उसमें फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा काफ में? आप बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है. अगर आदमी को बचाना है पहली प्रायोरिटी. नॉर्मली देखिए आप, आज तो नहीं, एंटीबायोटिक वाज यूज्ड फॉर द फीडिंग ऑफ द एनिमल्स, आइदर टू इंप्रूव देयर हेल्थ और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेरियस सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और टू इंप्रूव द ग्रोथ. ये मान के चले कि आपको अगर वो दूध वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट कर दीजिए, दैट इज एक्सीलेंट. और कोई वेस्ट नहीं करने वाला. जब कोई वेस्ट नहीं करेगा तो कम से कम ह्यूमन बीइंग के लिए, कंजम्पशन के लिए मत यूज कीजिए. दैट इज बेस्ट वे. रेजिस्टेंस से क्या होने वाला है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर